नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट के बारे में। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी आपके टेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के यूपी टेट, सी टेट, DSSB, स्टेट टेट या फिर अदर टेट एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश पहले विद्वान थे जिन्होंने निष्पक्ष रूप से स्मृति को मापने का निर्णय किया था। यानी कि ऐसे कौन से विद्वान थे, ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्मृति को मापने का निर्णय किया था। तो सबसे पहले गाइस हमें पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस की स्टडी की जब बात आती है तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर स्टडी की थी वो थे पहले बिने, अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर स्टडी की थी। लेकिन स्मृति को मापने, यानी कि यहाँ पे मेमोरी की बात करी जा रही है, आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को मापने का निर्णय किया था तो वो थे हर्मन एबिंगहॉस। आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। हर्मन एबिंगहॉस वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेमोरी को नापने का निर्णय किया था, और बिने वो पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर पहले स्टडी की थी और इंटेलिजेंस का इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया था सबसे पहले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रभावी अनुकूलन विधि पर किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया था। तो सबसे पहले प्रभावी अनुकूलन पे BF स्किनर ने काम किया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि अगर हम अनुकूलन के थ्रू किसी भी इंसान के बिहेवियर में या किसी भी, सबसे पहले हालांकि जो एक्सपेरिमेंट था वो जानवर के ऊपर किया गया था, तो जानवरों के बिहेवियर में अनुकूलन के द्वारा परिवर्तन पाया गया। तो यही अगर जो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में हम देखते हैं, बच्चों के बिहेवियर में भी अनुकूलन के थ्रू शिक्षा के व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले BF स्किनर ने ये चीज़ प्रूव करी थी। और जीन पियाजे को सभी को पता है कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो टर्म है, जिन्होंने 4 स्टेजेस में अपनी थ्योरी को डिवाइड किया था, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें उन्होंने कई सारे टर्म्स दिए थे, जैसे कि आपकी रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन और कई सारे, जैसे कि सेल्फ सेंटर्ड जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने अपनी थ्योरी में दिए थे। पेवलोव थे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के सबसे पहले स्टडी करने वाले। हालांकि बाद में जब उनकी स्टडी अधूरी रह गई थी तो फिर वॉटसन ने इसको कैरी ऑन किया, और वॉटसन को जब उन्होंने देखा कि इस फील्ड में वॉटसन आगे जा रहे हैं और उन्होंने कुछ ऑथेंटिक चीज़ें इस पर डिस्कवर की है, उसके बाद दोबारा से इवन पेवलोव ने इसके ऊपर स्टडी किया और उन्होंने अपनी थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि परीक्षण नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए क्वेश्चंस में से ऐसा कौन सा, दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक बुद्धि परीक्षण नहीं है। पहला है आपका रोजार्क इंक ब्लॉट परीक्षण, दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण और चौथा है आर्मी बीटा परीक्षण। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है रोजार्क इंक ब्लॉट टेस्ट। गाइस ये एक बेसिकली एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसमें कि कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर वाइट या फिर ब्लैक कलर के धब्बे उकेरे जाते हैं, और इन्हीं धब्बों को देखकर जो भी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो इन आकृतियों को देखकर, इन स्याही धब्बों को देखकर अपने मन में जो भी सोचता है उस चीज़ को बताता है, उन अनुभवों को, और जो उसने परसेप्शन किया, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखकर उसकी पर्सनालिटी का जो लेवल है उसको पता लगाया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके देखी जाती हैं रोजार्क इंक ब्लॉट टेस्ट में। तो ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है गाइस। लेकिन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, अभी हमने बताया कि इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे पहले जो स्टडी की थी वो थे अल्फ्रेड बिने, और अल्फ्रेड बिने ने ही टेस्ट दिया था इंटेलिजेंस का स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अच्छा, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण होता है, ये भी इंटेलिजेंस टेस्ट है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो जानना ज़रूरी है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो सैनिकों की लगातार जो टुकड़ियां थी वो मारी जा रही थी। तो सैनिकों के अभाव के कारण सैनिकों को बहुत ही ज़्यादा भर्ती करने की ज़रूरत पड़ गई। तो उस कारण क्या हुआ कि एक डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, एक मेथड डेवलप किया जिसके थ्रू साइंटिस्ट की बहुत ही जल्दी परीक्षण हो जाता था। साइंटिस्ट जो सोल्जर्स थे उनकी बुद्धि का परीक्षण हो जाता था बहुत ही जल्दी। तो दोनों टेस्ट क्या थे, आर्मी अल्फा परीक्षण और दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। एक जो परीक्षण था वो सिंगल लोग के लिए था और जो दूसरा परीक्षण है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए था, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए था, ठीक है ना।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे का कौन सा चरण अमूर्त और तार्किक चिंतन से संबंधित है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अमूर्त और तार्किक चिंतन से संबंधित है। पहला है अमूर्त परिचालन चरण, दूसरा है संवेदी पेशीय चरण, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण और चौथा है आपका अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो गाइस ये जो चारों चरण दिए थे आपके, ठीक है ना, ये चारों चरण हैं किसके, ये सब है आपके पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक आपकी जो पियाजे की जो थ्योरी थी उस थ्योरी के चारों चरण हैं, ठीक है ना। पहला है आपका सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी पेशीय, दूसरा आपका प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक चरण, और तीसरा है अमूर्त परिचालन चरण, और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे जो बिल्कुल ऑथेंटिक है वो है अमूर्त परिचालन चरण। यहाँ पे बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में सोचता है, यानी कि जो चीज़ उसके सामने है उसके बारे में वो रीजनिंग दे सकता है। और इसी में एक टर्म दिया था उन्होंने, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि बच्चे के अंदर जब चीज़ों को देखकर और उसकी रीजनिंग देनी आ जाती है, यानी कि कॉन्क्रीट जो थिंकिंग है उसके अंदर आ जाती है, तो वो आपको इसी स्टेज में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता। डिसलेक्सिया है, लेखन विकार, दूसरा है डिसकैलकुलिया गिनती की समस्या, तीसरा है डिस्ग्राफिया मौखिक भाषा विकार, या फिर चौथा है डिस्फ्रैक्सिया स्मृति विकलांगता। तो गाइस आपको यहाँ पे देखना है, डिसलेक्सिया जो है आपका लिखन विकार नहीं है गाइस, ये पठन विकार है, ठीक है ना। दूसरा आपका डिसकैलकुलिया गिनती की समस्या, यानी कि जो मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वाइल इट इज कैलकुलेशन, अबाउट कैलकुलेशन, या फिर काउंटिंग, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी डिसकैलकुलिया से, यानी कि गरज कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन, ठीक है ना, डिस मतलब जो खराबियाँ होती हैं, तो डिसकैलकुलिया मैथ से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया या आपके मौखिक विकार, ये मौखिक भाषा से रिलेटेड है, डिस्फ्रैक्सिया स्मृति विकलांगता। तो डिस्फ्रैक्सिया आप देखेंगे तो एक तरीके से कलेक्टिवली सभी कुछ है, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर है आपका जो कि गलत सुमेलित है वो है, सुमेलित नहीं है, वो है डिसलेक्सिया, क्योंकि डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधी विकार। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता से तात्पर्य है। अगर आपकी कक्षा में डाइवर्सिटी दिखाई देती है, यानी कि बच्चे कई सारे हैं जो आपकी क्लास में अपीयर होते हैं, और उन सभी बच्चों में जो वैरायटी है वो किस चीज़ों को लेकर आपने देखी है एज ए टीचर। तो पहला ऑप्शन है आपका, बच्चे समाज के विभिन्न वर्गों से आते हैं। बी है, एक विविध कक्षा में बच्चे अपने तरीके से विशिष्ट होते हैं। सी, बच्चों के लक्षण सीखने की क्षमता, कलात्मक क्षमता, बलिष्ठ क्षमता, भाषा, धर्म आदि से भिन्न होते हैं, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो गाइस जब डाइवर्सिटी की बात होती है तो बच्चे अलग अलग धर्म के आते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ण के आते हैं, भाषा के आते हैं, कलात्मक क्षमता के आते हैं, बुद्धि क्षमता के आते हैं, ठीक है ना, और कई सारे वर्गों से आते हैं। वहाँ पे आपको ओबीसीज भी देखने को मिलेंगे, जनरल्स भी देखने को मिलेंगे, SC STs भी देखने को मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑलमोस्ट सभी देखने को मिलते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है आपकी वो सारे तरीके की है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ईजी आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से डायस्ग्राफिया यानी डिस्ग्राफिया वाले बच्चे की विशेषता क्या नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको बताना है, जो है उसे आपको छोड़ देना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लिखने से बचना, बी है वाक्य विन्यास संरचना और व्याकरण के साथ कठिनाई, सी है अस्पष्ट लिखावट, और डी है चित्रकला के कार्य करना पसंद होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है कि बच्चे को चित्रकला के साथ कार्य करना पसंद होता है, क्योंकि गाइस डिस्ग्राफिया जो है आपके ग्राफ से ही आपको समझ जाना है कि संरचना से उसकी जो उसको प्रॉब्लम हो रही है वो संरचना से, यानी कि लिखावट से, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड जो बच्चा ठीक तरीके से समझ नहीं पाता, ठीक है ना, वो इस तरीके से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाता है कि एग्जैक्टली लिखा गया है। तो ये जो टर्म है आपका वो डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मन या मानस नहीं है। तो आपको बताना है कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के अनुसार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि उनकी थ्योरी में मन का प्रकार नहीं है। तो जब हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे 3 प्रकार के मन पढ़े थे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है कौन सा मन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अवचेतन मन, बी है अचेतन मन, सी है चेतन मन, और डी है
शतमक चेतन मन। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अचेतन मन और अवचेतन मन और चेतन मन ये तीनों हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में पढ़ा था। हमने वहाँ पे देखा था कि सिगमंड फ्राइड ने जो मन है उसको नदी में डूबे हुए बर्फ के टुकड़े की तरह उन्होंने कहा था, यानी कि एक आइस बर्ड को मेटाफर की तरह यूज़ किया था इंसान के मन की तरह। और 90% हिस्सा ऐसा होता है जो उन्होंने बताया कि जिसे हम देख नहीं सकते और जो कि हमारे ऊपर ज़्यादा हावी रहता है, जबकि 10% जो एरिया है जो हम अपने से कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज़ विजिबल। तो ये जो चीज़ें थी वो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताए थे। तो ये तीनों प्रकार के मन थे वहाँ पे, अचेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तो चेतन मन में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं जनरली। अचेतन मन में आते हैं जब हम सो जाते हैं तो हमारा माइंड जो काम करता है वो अचेतन मन होता है। अवचेतन मन वो होता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, इसमें हम थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। ये दमित इच्छाएं जो आप अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में पूरी नहीं कर पाते या पास्ट लाइफ में पूरी नहीं कर पाते, तो वो आपकी इच्छाएं अवचेतन मन में चली जाती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण की व्याख्यान विधि एक डैश है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी केंद्रित विधि, बी है शिक्षक केंद्रित विधि, सी है योग्यता आधारित पद्धति और डी है विषय केंद्रित विधि। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वह है विद्यार्थी केंद्रित विधि। तो गैस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि टीचिंग जब शिक्षा नीति में चेंजेस आए थे तो सबसे पहले जो चेंज आया था वो ये कि आपकी जो एजुकेशन है, यानी बच्चे को जो पढ़ाने का जो तरीका है वो टीचर सेंटर्ड से छोड़कर से हटकर चाइल्ड सेंटर्ड हो गया था। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो व्याख्यान विधि है, ठीक है ना, व्याख्यान विधि में टीचर क्या करता है, बच्चे को लेक्चर देता है और बच्चा वहाँ पर उस चीज़ को बैठकर देखता है। तो यहाँ पे बच्चे का जो रोल है वो पूरा ही नेग्लिजिबल हो जाता है क्योंकि टीचर वहाँ पे लेक्चर देता है। तो व्याख्यान विधि तो पूरे तरीके से शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक विशिष्ट सीखने की बाधा है जो मूलतः स्नायु तंत्र से संबंधित है। तो स्नायु तंत्र मीन्स होता है नर्वस सिस्टम जो है आपका, उसे स्नायु तंत्र कहा जाता है। इसमें सही या धारा प्रवाह, शब्द पहचानना, खराब वर्तनी और समझने की क्षमताओं में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका डिसलेक्सिया, बी है डिसकैलकुलिया, सी है डिसफ्रैक्सिया और डी है डिसग्राफिया। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डिसफ्रैक्सिया। डिसलेक्सिया मीन्स होता है पठन संबंधी विकार, डिसकैलकुलिया मीन्स होता है गणित संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं बच्चे को वो, डिसग्राफिया मीन्स होती है लिखने संबंधित विकार। तो ये सारी चीज़ों को मिला के जो एक टर्म है वो है डिसफ्रैक्सिया, ठीक है ना। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वंचित बच्चों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, वे अक्सर सरल प्रतीकात्मक व्याख्या करने में असमर्थ है, बी है वे मानक भाषा का उपयोग करने में असमर्थ है, सी है जो बताया जाता है उसे सीखने में वे कम सक्षम है, या फिर डी वे हमेशा मानक भाषा को समझते हैं। तो इन ऑप्शंस को पहले आपको देखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट में बहुत बार आते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो वंचित बच्चे के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक टीचर जब क्लास में अपीयर होता है तो उसे बच्चे यानी जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस है उनके रेस्पेक्ट में क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वे अक्सर सरल प्रतीकात्मक व्याख्या करने में असमर्थ होते हैं। तो क्योंकि डिप्राइव्ड बच्चा है तो उसके IQ लेवल काफ़ी अलग तरीके के हैं, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। बी में आते हैं, वे मानक भाषा के उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, तो ये थोड़ा सा करेक्ट है, तो इसे भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। सी जो बताया जाता है उसे सीखने में वे कम सक्षम है, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, वे हमेशा मानक भाषा को समझते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइज आपका वो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी जो ऑप्शन है, ए बी सी तीनों सही हैं, जबकि डी है वो थोड़ा सा अलग है। तो डी को यहाँ पे हटाते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए जब वह स्कूल में एक नया बच्चा देखता है जो कि विकलांग है। तो एज अ टीचर जब आप क्लास में एंटर करते हैं और आपको कोई हैंडीकैप यानी कि विकलांग या फिर दिव्यांग बच्चा दिखता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले। ऑप्शन नंबर 1 है उसे सामान्य छात्रों से अलग एक अन्य समूह में रखना है, बी है बच्चे के माता पिता से विचार विमर्श करना है, सी उसको एक विशेष स्कूल में भेजना है, या फिर डी बच्चे से बात करना और उस पर विशेष ध्यान देना है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी,
क्योंकि एज अ टीचर बच्चा अलग है, तो उसे क्योंकि उसे हेल्प की ज़रूरत है, वो दिव्यांग है, तो उसका मोरल आपको डाउन नहीं करना है। तो सबसे पहले टीचर एज अ टीचर आपको उससे बात करनी है, उस पर स्पेशल ध्यान देना है ताकि बच्चा अपने आप को समूह से अलग ना समझे, ठीक है, उसकी मोरालिटी डाउन ना हो। पहला अगर ऑप्शन देखिए तो अगर आप उसे अन्य समूह में रखते हैं तो बच्चे का जो मेंटल लेवल है थोड़ा सा गिर जाता है। दूसरा है बच्चे के माता पिता से अगर विचार विमर्श करते हैं तो क्योंकि बच्चा ऑलरेडी स्कूल में एडमिशन ले चुका होता है, तो एज अ टीचर सबसे पहले आपकी ड्यूटी यही होगी कि वो जिस तरीके से वो जो मेथड या जो स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करने हैं उसके थ्रू आप उसे अप्लाई करके पढ़ा सकते हैं। सी है उसको एक विशेष स्कूल में भेजना, तो ये तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल जब एज ए टीचर आपके स्कूल में बच्चा एंटर्ड है तो आपको सबसे पहले उसे पढ़ाना है, ठीक है ना। तो आज की सीरीज़ हमारी यहीं ख़त्म होती है। होप आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।